नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। पिछले वीडियो में आपको किए वादे के अनुसार मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ संस्कृत के आदर्श प्रश्न पत्र 2024 के ख खंड को लेकर। मतलब ख खंड के अंतर्गत रचनात्मक कार्य को लेकर, और इस रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि पत्र लेखनम, चित्र वर्णनम और संस्कृतेन अनुवाद वाले रचनात्मक कार्य के इन तीनों प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाता है। और अगर आपने इस वीडियो में बताई गई युक्तियों के अनुसार या ट्रिक्स के अनुसार प्रश्न पत्र को हल किया, तो निश्चित रूप से इस प्रश्न में या इस भाग के अंतर्गत आने वाले तीनों प्रश्नों में आप बड़ी आसानी से 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए आदर्श प्रश्न पत्र 2024 10वीं संस्कृत के भाग 1 के अंतर्गत क खंड के प्रश्न को हल किया। क खंड के अंतर्गत हमने जाना कि अपठितावबोधनम के अंतर्गत अपठित गद्यांश में आने वाले प्रश्नों को हल करने के लिए किन युक्तियों का या किन ट्रिक्स का हम सहारा लें कि जिनका उपयोग करके हम उस प्रश्न में 100% अंक प्राप्त कर सके। आपने अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या आई बटन पर जाकर आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। अब आज के इस वीडियो में हम देखते हैं इसके आगे का भाग। तो आइए उसी प्रश्न पत्र का हम खंड ख देखते हैं। खंड ख में रचनात्मक कार्य के अंतर्गत 3 प्रश्न आते हैं और उनमें से 2 निबंधात्मक होते हैं और एक पूर्ण वाक्यात्मक होता है। दूसरा मतलब पहला प्रश्न तो अपठित गद्यांश का हो गया। आपके प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न आता है औपचारिकम अनौपचारिकम पत्रम। औपचारिक या अनौपचारिक पत्र आता है मंजूषायाः सहायतया पूर्णम पत्रम लेखनीयम। अर्थात एक मंजूषा में 10 शब्द दिए होते हैं, उन 10 शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको उस अनौपचारिक या औपचारिक पत्र की पूर्ति करनी होती है। और ये निबंधात्मक प्रश्न 5 नंबर का होता है। प्रत्येक रिक्त स्थान के आधे आधे अंक मिलते हैं। दूसरा मतलब अगला प्रश्न है तीसरा, चित्र वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम। यहाँ पर भी आपकी सहायता के लिए मंजूषा दी होती है। पहले चित्र वर्णन के प्रश्न में एक चित्र दिया होता है, उसको देखकर आपको 5 वाक्य बनाने होते हैं मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से। और अथवा में एक अनुच्छेद लिखने के लिए एक विषय दिया होता है, उसके लिए भी मंजूषा में सहायतार्थ शब्द होते हैं। उन शब्दों की सहायता से आपको उस विषय पर कम से कम 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखना होता है और प्रत्येक वाक्य 1 अंक का होता है और ये प्रश्न भी 5 अंकों का होता है। इसी तरह चौथा प्रश्न होता है अनुवाद का, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके पूरे साल भर पढ़े हुए जितने भी ज्ञान ज्ञान है, जितना भी आपका, उस ज्ञान के आधार पर आपको हिंदी से या अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद करना होता है और यह पूर्ण वाक्यात्मक प्रश्न होता है और 5 अनुवाद आपको करने होते हैं और एक एक नंबर का एक अनुवाद होता है। इस तरह से ये प्रश्न पूरा 15 अंकों का होता है। तो आइए अब हम देखते हैं रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को। तो ये खंड ख का अगला प्रश्न आपके सामने आया। भवान दिवाकरः, आप दिवाकर हैं। स्वमातुलम निमंत्रयितुम लिखितम पत्रम, अपने मामा को, मातुल माने मामा को बुलाने के लिए लिखे हुए पत्र को मंजूषायाः पदैः पूरयित्वा, मंजूषा के माने नीचे जो बॉक्स दिया है उन बॉक्स के पदैः माने पदों से, पूरयित्वा माने भर करके, पुनः लिखत माने फिर से लिखिए, माने ये पूरा पत्र आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके फिर से लिखना है। अभी हम मंजूषा को भी देखते हैं, पर देखिए यहाँ पर 2 चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। 2 रिक्त स्थान आपके पूरे हो गए हैं पर इस प्रश्न को देखते ही कि आप दिवाकर हैं, आप पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप दिवाकर लिखेंगे।
है ना। चाहे मंजूषा आपने देखी है या नहीं देखी है, ये क्लियर हो गया कि आप पत्र लिख रहे हैं तो आप दिवाकर हैं, आपका नाम यहाँ आएगा। और आप अपने मामा को पत्र लिख रहे हैं, ये मातुल को पत्र लिख रहे हैं, तो उसको आप संबोधित करेंगे सबसे पहले, तो ये मातुल शब्द सबसे पहले आएगा। यहाँ पर मातुलम लिखा हुआ है, पर हम चूंकि मातुल शब्द अकारांत है तो इसके संबोधन में जाएंगे मातुल, और आपको बॉक्स में ये शब्द मिल ही जाएगा कि आदरणीय मातुल। अब देखिए हम इसके मंजूषा को देखते हैं। मंजूषा नीचे, हम इसको थोड़ा ऊपर लेके अक्षर के साइज को बड़ा कर लेते हैं। तो चलिए, ये दो शब्द हमने भर लिए, दिवाकर और मातुल। ठीक है। अत्र कुशलम, अब जब अत्र कहीं है तो उसकी जोड़ी में तत्र आएगा। यहाँ कुशल है वहां भी हो, तो ये देखिए हमको यहाँ दिखा अत्र कुशलम तत्रास्तु, अत्र कुशलम तत्रास्तु। यहाँ पर ये हमने 2 नंबर पे ये प्रश्न डाला, दिवाकर को हमने 1 नंबर पे डाला, और मातुल ये हमारा 10 नंबर पर चला गया। अब देखिए, भवान इदम ज्ञात्वा अत्यधिक प्रसन्नः, आप यह जानकर बड़े प्रसन्न। अब यहाँ क्रिया नहीं है, मतलब प्रसन्न होंगे, तो अब होंगे के लिए आप होंगे, इसके लिए एक क्रियापद आएगा जो लिट लकार में होगा, और यहाँ इतने सारे शब्दों में हमको ये एक ही क्रियापद दिख रहा है, भविष्यति। आप बड़े प्रसन्न होंगे, भविष्यति, तो ये 3 नंबर पे हम इसको भविष्यति भर देंगे। यत मम वार्षिक परीक्षायाः परिणाम आगतः, कि मेरी वार्षिक परीक्षा का परिणाम आ गया है। अहम माने मैं, सर्वाधिक अंकान प्राप्तवान अस्मि, मुझे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं, या मैं सर्वाधिक अंकों को मैंने प्राप्त किया है। तो किसमें भाई, सर्वाधिक अंक किसमें प्राप्त करता है व्यक्ति? तो यहाँ देखिए, अहम, लब्धि कारणात्, सर्वेपि, उपस्थित, साष्टांगम, ये सारे शब्द नहीं होंगे। मैंने परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर ये इसका उत्तर होगा परीक्षायाम, परीक्षा में। और यहाँ पर हम ये चौथे नंबर पे परीक्षायाम भर देंगे। अब कह रहे सर्वाधिकानाम अंकानाम, सर्वाधिक अंकों का जो डैश होता है, फिल इन द स्थान होता है उसको, तो सर्वाधिक अंकों को फिल इन द स्थान मतलब रिक्त स्थान। और कह रहे हैं सर्वोत्कृष्ट छात्र सम्माननाय राज्य सर्वकारेण, सर्वोत्कृष्ट छात्र के सम्मान के लिए राज्य सरकार के द्वारा डैश चितः अस्मि, चितः मने चुना गया, अस्मि मने हूं, चुना गया हूं। तो कौन चुना गया हूं? मैं। अस्मि के साथ हमेशा अहम, अहम ही लगेगा। तो यहाँ तो चाहे यहाँ लिखाओ चाहे न लिखाओ, अस्मि के साथ अहम ही होगा। तो अहम चितः अस्मि, ये 6 नंबर पर तो ये अहम शब्द हो जाएगा। और क्यों चुना गया हूं? तो कारण चाहिए, सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के कारण। तो यहाँ पर ये शब्द मिल रहा है हमको लब्धि कारणात्, प्राप्त करने के कारण। तो 5 नंबर पर हम ये शब्द डालेंगे। सम्मान स्थले, सम्मान स्थल पर अभिभावकाः आमंत्रिताः सन्ति, अभिभावक आमंत्रित है। कौन से अभिभावक? तो देखिए, ये नहीं होगा, सर्वेपि, सभी अभिभावक। तो ये सर्वेपि पे आप लगाएंगे 7 नंबर, ये दिवाकर 1 नंबर। सर्वेपि अभिभावक आमंत्रिता सन्ति, सभी पालक आमंत्रित है, सभी अभिभावक आमंत्रित है। और मैं चाह रहा हूं आप भी मेरे कार्यक्रम में आओ। तो मम सम्मान कार्यक्रम में भवान अपि, मेरे सम्मान कार्यक्रम में आप भी खाली स्थान होवे, माने आप भी उपस्थित होवे, या आप भी वहां आए, ऐसा कहना चाह रहा है। तो अब अपने पास 2 ही शब्द बचे हैं, तो साष्टांगम तो होगा नहीं, तो यहाँ पर उपस्थितः भवतु, आप भी उपस्थित होवे। इति मम महती इच्छा वर्तते, ऐसी मेरी बहुत इच्छा है। यतो ही, क्योंकि अभिभावकेषु भवान अन्यतम अस्ति, आप मेरे अभिभावकों में अन्यतम है, माने अभिभावकों में से एक हैं आप।
तो माता महयोह चरणयोह मम डैश या रिक्त स्थान, माता मही के चरणों में, माने नानी के चरणों में। मामा को पत्र लिख रहे, मामा क्या नानी रहती है, तो नानी जी के चरणों में मम प्रणाम, प्रणामांजलि, मेरे प्रणामों की अंजलि। कैसी प्रणामांजलि, अभी एक ही शब्द बचा, तो वैसे भी हमको यही भरना है, पर साष्टांग नमस्कार करते हैं, तो ये साष्टांग जो है ये 9 नंबर पे ये हम भर देंगे और हमारा ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो आप जब भी प्रश्न पत्र में से इस प्रश्न को हल करें, तो जो पत्र लिखने वाला है उसका नाम यहाँ पर लिख दे, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका संबोधन यहाँ लिख दे। तो दो प्रश्न, दो जो है रिक्त स्थान तो आपके आसानी से पूरे हो गए, है ना, और एक अंक आपको मिल गया। और फिर आप क्रमशः विचार पूर्वक इस तरह से अगर भरेंगे तो ये आपका उत्तर पूरा 5 में से 5 अंक दिलाएगा। अब ये शासन के द्वारा भी उत्तर दिया हुआ है, ये देखिए, आदरणीय मातुल अत्र कुशलम तत्रास्तु, अत्यधिक प्रसन्न भविष्यति, अहम परीक्षायां सर्वाधिकांकान प्राप्तवान, और अंकानां लब्धि कारणात् अहम चितः अस्मि, सर्वेपि अभिभावका भवान अपि उपस्थितः भवतु, और मम साष्टांगम प्रणामांजलि ही। इस तरह से आप इस प्रश्न को अगर हल करते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी एक जगह खाली है, यहाँ दिनांक लिखना है अपने को, पर इस दिनांक लिखने के इस रिक्त स्थान का कोई अंक आपको मिलना नहीं है, क्योंकि यहाँ अंक विभाजन में जो नंबरिंग की गई है 1 2 3 4, उनमें से कोई भी अंक यहाँ लिखा नहीं है। पर आपको जिस दिन आपकी परीक्षा है उस दिन की दिनांक यहाँ पर लिख देना है। चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं, चित्र वर्णनम। इस प्रश्न के अंतर्गत एक चित्र दिया हुआ होता है और प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा, दिए हुए चित्र को देखकर, मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतया, मंजूषा में, इस मंजूषा में दिए गए शब्दानाम सहायतया, शब्दों की सहायता से, पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत, 5 वाक्य संस्कृत में लिखो, ऐसा प्रश्न आता है और प्रत्येक वाक्य 5 अंक का होता है। इन इस प्रश्न को या इन वाक्यों को लिखने के लिए जो निर्देश है वो सीबीएसई ने दिए हुए हैं, आप उसको पहले देखें और फिर हम चित्र वर्णन करेंगे। देखिए यहाँ पे चित्र वर्णन के निर्देश दिए हैं कि यहाँ छात्रों को संक्षिप्त वाक्य रचना, छात्रों से संक्षिप्त वाक्य रचना अपेक्षित वर्तते, माने बहुत बड़े बड़े वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है, संक्षिप्त वाक्य लिखने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि केवलम वाक्य शुद्धि दृष्टव्या, केवल वाक्यों की शुद्धि ही देखी जाती है। आपने बड़ा सा वाक्य लिखा और उसमें बहुत सारी अशुद्धियां, तो आपको अंक नहीं मिलेंगे, पर आपने छोटा भी वाक्य लिखा है पर वह पूर्णतः शुद्ध है और उसका मतलब उस चित्र से संबद्ध है और सही भाव है, तो आपको पूरा अंक मिलता है। कह रहे हैं वाक्यम दीर्घम अस्ति वा लघु इति महत्वपूर्णम नास्ति, वाक्य बड़ा है कि छोटा ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर प्रति वाक्यम, प्रत्येक वाक्य में अर्धा अंक भावस्य कृते, आधा अंक भाव के लिए, माने वो आप जो वाक्य लिख रहे हैं वो चित्र से संबद्ध है कि नहीं इस भाव के लिए, और अर्धा अंक व्याकरण दृष्टया शुद्धता निमित्तम निर्धारित अस्ति, आधा अंक व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता के लिए निर्धारित किया गया है। और ये जो मंजूषा में दिए गए शब्द हैं वो सहायतार्थम संति, वो आपकी सहायता के लिए है, पर छात्र तेषां वाक्येषु प्रयोगम कुर्यात् एव इति अनिवार्यम नास्ति, परंतु छात्र उन वाक्यों में उनका प्रयोग करे ही ऐसा अनिवार्य नहीं है, ये सीबीएसई के निर्देश हैं। पर फिर भी बहुत से टीचर जो है अगर मंजूषा में से नहीं लिया है तो नंबर कभी कभी नहीं देते, इसलिए आप मंजूषा में से ही क्या बोलते शब्द उठाएं, ये मेरी सलाह है आपको। स्वमेधया अपि वाक्यानि निर्मातुम शक्नोति, छात्र अपनी बुद्धि से भी नए वाक्य बना सकता है। साथ ही साथ एक और यहाँ बात बोली है कि मंजूषायाम प्रदत्तानाम शब्दानाम विभक्तिम परिवर्तितम कृत्वा, मंजूषा में दिए गए शब्दों की विभक्ति बदल कर भी वो वाक्य निर्माण कर सकता है या वाक्य निर्माण कर तुम शक्यते किया जा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद लेखनम के लिए भी ये विकल्प सभी के लिए है, मतलब या तो आप इस प्रश्न को करें या इस प्रश्न को करें, और मंजूषा में दिए गए शब्दों की विभक्ति परिवर्तन करके भी यहाँ भी आप वाक्य निर्माण कर सकते हैं। इसलिए
यदि विभक्ति परिवर्तन किया है तो भी अंक मिलेंगे, और इसके मूल्यांकन के लिए भी जो अन्य नियम है वो चित्र वर्णन में जो नियम है उसी के चित्र वर्णस्य अनुगुणम पालनीय, चित्र वर्णन के अनुसार ही उसका पालन किया जाना चाहिए। पर मेरे विचार से अनुच्छेद लिखने से बेहतर है कि आप चित्र वर्णन करें, क्योंकि अनुच्छेद लिखने में आपको कल्पना से वाक्य बनाने पड़ेंगे, पर चित्र वर्णन करते समय आपके सामने एक चित्र होगा, उसको देख देख कर आप ज्यादा आसानी से चित्र बना सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर केवल चित्र वर्णन का प्रश्न ही हल कर रहे हैं। तो आइए फिर से चलते हैं हम अपने चित्र पर। तो ये देखिए, हमने इस चित्र का आकार छोटा कर लिया, कोने में रख लिया है, और जो मंजूषा के भी शब्द हैं उनको हमने बड़ा करके यहाँ रख लिया है। अब हम क्रमशः, हमें 5 वाक्य बनाना है, तो हम 5, 6, 7 भी वाक्य बना सकते हैं। ये एक चित्र पर आप पहले दृष्टि डालिए, और आप सोच होंगे कि ये काहे का चित्र है, तो हमको इस मंजूषा में मिल जाता है। हालांकि ये उद्यान जैसा तो नहीं दिख रहा है, पर चूंकि यहाँ पर ये एक उद्यानस्य शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब है कि उद्यान है, ये उद्यान का चित्र है ना। और यहाँ क्रमशः देखो, एक नदी दिख रही है, कुछ पेड़ दिख रहे हैं, पर्वत दिख रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, ये फूल खिले हैं। तो ये सारी चीजें देख देख कर आप जो है वो वाक्य रचना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो कोई सा भी वाक्य लिखते समय आपको ये बताना है कि ये चित्र किस चीज का है। तो यहाँ ये शब्द है उद्यानस्य, तो उद्यानस्य का प्रयोग करके आप लिख दीजिए कि यह चित्र उद्यान का है। एतत् चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह चित्र उद्यान का है। फिर हमको यहाँ एक नदी दिख रही है, इस नदी पर आधारित आप एक वाक्य बना सकते हैं, और उसकी सहायता के लिए हमारे पास ये 2 शब्द हैं, देखिए, वहती और नदी। तो 2 शब्द तो मिल गए, नदी वहती। उसमें हम एक आध शब्द और जोड़ दें कि उद्यान में एक नदी बह रही है या चित्र में एक नदी बह रही है। तो चित्रे एका और नदी वहती, चित्र में एक नदी बह रही है। यह हमारा दूसरा वाक्य बन गया। अब तीसरा वाक्य हमें बनाना है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ ये आकाश है, और इस आकाश में ये सूर्य का उदय हो रहा है। तो अब देखें कि आकाश और सूर्य उदय से संबंधित कोई शब्द है क्या हमारी मंजूषा में। तो देखिए, यहाँ पर आकाशे, सूर्य और उदेति, ये 3 शब्द हमें मिल गए अपने वाक्य से संबंधित। तो ये तो पूरा वाक्य ही बन गया, हमको इसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, और ये हमारा शुद्ध वाक्य बन गया कि आकाशे सूर्य उदेति, आकाश में सूर्य उदित हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि ये नदी है, और नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ हैं, है ना। तो अब इसके ऊपर हम एक वाक्य बना सकते हैं। तो वृक्ष है, तो ये देखिए पेड़ है, कहाँ है, नदी के किनारे है। तो हम नदी तीरे, किनारा को कहते तीर, नदी तीरे, नदी तटे, कुछ भी लिख सकते हैं। वृक्षाह, वृक्ष हैं, संति, बहुत सारे, बहवह, आपको बहुत सारे नहीं लिखना है तो केवल लिख सकते हैं कि नदी तीरे वृक्षाः सन्ति। बहुत सारे लिखना है तो बहवह शब्द होता है, नदी तीरे बहवह वृक्षाः सन्ति। आपने बहवह शब्द नहीं लिखा तो भी आप लिख सकते हैं नदी तीरे वृक्षाः सन्ति, नदी के किनारे पेड़ हैं। और ये छोटे छोटे पादप भी हैं, ये देखिए यहाँ दिख रहे हैं पादप, और इन पादपों पे खिले हैं फूल। तो आप इनके ऊपर भी एक बना सकते हैं वाक्य। तो देखिए, ये फूल हैं, इनके लिए ये पुष्पाणि शब्द है, और ये जो छोटे पौधे हैं इनके लिए पादप शब्द है। तो अभी हमने पढ़ा कि हम विभक्ति परिवर्तन करके भी वाक्य बना सकते हैं। तो पादप में लगाई हमने सप्तमी कि पादपेशु, पादपों में, या छोटे जो छोटे वृक्ष होते हैं ना, छोटे छोटे पौधे, उसको पादप कहते हैं। तो पादपों में क्षम्यता, क्या खिल रहे हैं, पुष्पाणि, पुष्प। अब हमको केवल एक ही शब्द अपनी तरफ से लिखना है, विकसंती, और हमारा अगला वाक्य बन जाएगा पादपेशु पुष्पाणि विकसंती, वृक्षों पर, पौधों पर फूल खिल रहे हैं। ये 5 वाक्य तो हमारे बन गए। हम और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे चारों तरफ हरियाली है, हरियाली के यहाँ पर हरितिमा शब्द आया है,
चारों तरफ या सब तरफ, सर्वत्र। सर्वत्र हरियाली है, सर्वत्र हरितिमा दृश्यते, दिखाई पड़ रही है, या दृश्यते आपको करना नहीं आ रहा तो अस्ति, सर्वत्र हरितिमा अस्ति, चारों तरफ हरियाली है। अब ये दृश्य है, दृश्यम, और ये कैसा दृश्य है? प्राकृतिकम। तो ये प्राकृतिकम दृश्यम बड़ा सुंदर है, रमणीय है, मनोहर है। तो इस पर आप एक वाक्य बना सकते हैं कि एतत् प्राकृतिकम, ये यहां से उठा है, प्राकृतिकम दृश्यम कैसा है? मनोहरम अस्ति, मनोरमम अस्ति, सुंदरम अस्ति। जो आपको लिखना, जो विशेषण लिखना, वो लिख के आप एक वाक्य और बना सकते हैं। तो ये अपने को 5 बनाने थे, अपन ने 7 बना लिए। अभी और भी यहाँ चीजें हैं जिन पर आप वाक्य बना सकते हैं, जैसे पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं, चंद्र दिखाई पड़ रहा है। तो आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप किस विषय को लेकर के अपना वाक्य बनाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा चित्र वर्णन का प्रश्न भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इस चित्र वर्णन के प्रश्न के विकल्प में एक प्रश्न आता है जिसका पहले भी मैंने चर्चा की। एक अनुच्छेद लेखन का प्रश्न आता है जिसमें दी हुई मंजूषा में जो शब्द हैं उनकी सहायता से कम 5 वाक्यों में एक संस्कृत में अनुच्छेद लिखना होता है। पर मैंने आपको पहले भी सलाह दी है कि यह प्रश्न चित्र वर्णन से कठिन होता है। चित्र वर्णन में आपके सामने चित्र होता है, आपको वाक्य सूझते जाते हैं, पर अनुच्छेद लेखनम में आपको कल्पना का सहारा लेना पड़ता है, तो वाक्यों में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आप चित्र वर्णन का ही प्रश्न हल करें। यहाँ पर मैं अनुच्छेद लेखन पर बात नहीं कर रही हूँ। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अनुवाद लेखन की तरफ। पर अगर अभी तक के दोनों प्रश्न और उन प्रश्नों को हल करने के सही तरीके, युक्तियां और ट्रिक्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गई हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो आपके साथ परीक्षा में बैठने वाले हैं। और हाँ, अगर आप अनुच्छेद लेखन के प्रश्न को हल करने का तरीका जानना चाहते हैं तो सीबीएसई के द्वारा पिछले साल मतलब 2022-23 में जो आदर्श प्रश्न पत्र जारी किया था, उसको हल करने के लिए भी 4 वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या आई बटन पर जाकर क्रमशः उन चारों वीडियोस को भी देखिए, जिनमें अनुच्छेद लेखन भी है, चित्र वर्णन भी है, पत्र लेखन भी है, अपठित गद्यांश भी है, और साथ ही साथ अनुप्रयुक्त व्याकरण के प्रश्नों को हल करने का भी बहुत अच्छे से तरीका समझाया गया है, युक्तियां समझाई गई हैं। तो आप उन चारों वीडियोस को भी देखिए ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी और अच्छे से हो सके। चलिए, अब अगला प्रश्न आता है अनुवाद का। और ये अनुवाद एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि अगर आपको अच्छे से अनुवाद करना आता होगा तो आप प्रश्न पत्र के अधिकांश प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए, यहाँ पर हमने पहले 4 प्रश्न लिए हैं और अगली स्लाइड में हम बाकी के 3 लेंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत। नीचे लिखित वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुदित करके या संस्कृत भाषा में उनका अनुवाद करके लिखिए। और केवल पंचवाक्य, आपको केवल 5 वाक्य ही करने हैं और एक नंबर के 5 वाक्य। देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। तो हम सबसे पहले कर्ता और क्रिया को ढूंढे। शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था अस्ति, कैसी है? अच्छी है, उत्तम। अब उत्तम शब्द आया, पर अब शिक्षा व्यवस्था के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उत्तम को भी हम स्त्रीलिंग में जाएंगे, उत्तमा, क्योंकि विशेषण और विशेष्य एक ही विभक्ति, एक ही लिंग और एक ही वचन में होते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था उत्तमा अस्ति। और यहाँ आया देश की, इसमें षष्ठी लगाइए तो हमारा वाक्य बना देशस्य शिक्षा व्यवस्था उत्तमा अस्ति। और इसको हमने अगर जोड़ दिया तो उत्तमास्ति। अगला देखिए, क्या तुम विदेश में पढ़ोगे? तुम पढ़ोगे, त्वम पढ़ोगे, लृट लकार पठिष्यसि, त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे कहाँ? विदेश में। विदेश में सप्तमी लगाइए, विदेशे, त्वम विदेशे पठिष्यसि। और फिर क्या प्रश्न कर रहे हैं तो क्या के लिए किम, किम त्वम विदेशे पठिष्यसि, क्या तुम विदेश में पढ़ोगे। ये आपका
दूसरा अनुवाद हो गया। तीसरा देखिए, मैं सुबह 8 बजे विद्यालय जाता हूं। मैं जाता हूं, मैं सबसे पहले कर्ता देखिए, क्रिया देखिए। मैं जाता हूं, अहम गच्छामि। कहाँ जाता हूँ? विद्यालय जाता हूँ, अहम विद्यालयम गच्छामि। कब जाता हूँ? प्रातः जाता हूँ, अहम प्रातः विद्यालयम गच्छामि। कितने बजे? 8 बजे। तो अष्टवादने, इस रीति से अगर आप अनुवाद करेंगे तो आपका अनुवाद कभी भी गलत नहीं होगा। क्या करना है कि सबसे पहले कर्ता और क्रिया की अन्विति कर लेना है, और फिर बीच में जितने भी शब्द उसमें जो विभक्ति लगी है, वो विभक्ति जो मतलब जिस विभक्ति का चिन्ह लगा है वो विभक्ति उसमें लगा दे उस शब्द में, या फिर अगर उपपद विभक्ति का कोई नियम लग रहा है वहां पर तो उसके अनुसार वहां पर विभक्ति लगा दे, तो आपका वाक्य बिल्कुल सही होगा और आपको पूरे अंक मिलेंगे। मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, अहम सुबह प्रातः 8 बजे अष्टवादने, उठता हूँ नहीं, विद्यालय जाता हूँ। विद्यालयम विद्यालयम जाता हूँ, गच्छामि, अमह अहम प्रातः अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, अहम प्रातः अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि। आपके संस्कृत शिक्षक का नाम क्या है? नाम क्या है? नाम किम अस्ति भी लगा सकते हैं, नाम किम अस्ति, नाम नहीं होता, नाम नपुंसकलिंग शब्द है, अलग तरह से रूप चलते हैं। नाम नामनी नामानि, नाम नामनी नामानि। तो नाम किसका? संस्कृत शिक्षक का। संस्कृत शिक्षकस्य, संस्कृत शिक्षकस्य नाम किम, या नाम किम अस्ति, किसके? आपके। तो भवान शब्द में षष्ठी लगेगी, भवतः। या फिर अगर स्त्री स्त्री कोई है और उससे आप पूछ रहे हैं, किसी महिला से पूछ रहे हैं, तो फिर भवत्याह, भवती शब्द में षष्ठी लगेगी, भवत्याह संस्कृत शिक्षकस्य नाम किम। ये यहाँ पर जो बोर्ड ने उत्तर दिए हैं वो यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ। तो किम लिखा तो भी चलेगा, किम अस्ति लिखा तो भी चलेगा, भवतः भी चलेगा, भवत्याह भी चलेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है तव, वस्तुतः ये नहीं चलना चाहिए क्योंकि तव माने तुम्हारे और भवतः भवत्याह माने आपके। ठीक है, आगे चले। तो चलिए अब ये 5वां वाक्य देखिए, संसार में सभी सुखी रहें, माने लोट लकार का प्रयोग यहाँ हमको करना है। संसार में माने संसारे, सप्तमी लगेगी। सभी, सभी के लिए शब्द होता है सर्व, और ये सर्व सर्वनाम अलग तरह से चलता है आपके कोर्स में 10वीं के, इसको याद कर लीजिएगा। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वाह नहीं होता, जैसे अनेके होता, अनेकाह नहीं होता, बहुत से लोग लिख देते हैं। तो सर्वे कैसे हो? सुखी रहें। तो सुखी, सुखिनौ, सुखिनः ऐसे रूप चलते हैं, है ना, नकारांत शब्द है ये सुखिन। तो सर्वे सुखिनः रहें मने होवे, भवन्तु रहें मने संतु, भवन्तु वसंतु, संसारे सर्वे सुखिनः भवन्तु। अब देखिए कभी कभी ऐसे वाक्य आ जाते हैं कि कोई प्रसिद्ध श्लोक है उसी पर आधारित अनुवाद होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमने श्लोक पढ़ा है, सर्वे सुखिनः भवन्तु, ये देखिए सभी सुखी रहे, बस संसार में ये हमको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर सीबीएसई ने जो मॉडल पेपर निकाला है उसमें एक और ऑप्शन दिया है, संसारे सर्वे सुखपूर्वकम सुखेन निवसंतु। इस तरह से भी आप अगर अनुवाद करते हैं तो आपको अंक मिलेंगे। हालांकि ये इसका सटीक अनुवाद यही होगा कि सर्वे सुखिनः भवन्तु। अगला देखिए 6वां, छात्र अध्ययन करें, छात्र अध्ययन करें। अब ये जो करें शब्द है इसमें जो अनुस्वार लगा है इससे हमें समझ में आ रहा है कि छात्र बहुत सारे हैं, बहुत सारे छात्र अध्ययन करें। अगर यहाँ करें लिखा होता तो हम एक वचन का अनुवाद करते, छात्र अध्ययन करें मैंने एक छात्र अध्ययन करे, पर छात्र अध्ययन करें माने बहुत सारे छात्र, तो छात्र को बहुवचन में ले जाएंगे, छात्राः अध्ययनम करें, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, छात्राः अध्ययनम कुर्वन्तु। ये इसका सही अनुवाद हुआ। यहाँ पर
आंसर में ये एक कुरियु शब्द भी लिखा है। हालांकि ये विधिलिंग लकार है और ये विधिलिंग लकार विधि के अर्थ में होता है, चाहिए के अर्थ में होता है, आज्ञा के अर्थ में नहीं होता। पर कहीं कहीं ऐसा प्रयोग होता है। पर हम सटीक अनुवाद करें, हम लोट लकार का ही प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से पूरा अंक हमें मिलेगा। चलिए अगला देखिए, तुम सब श्लोक लिखो। तुम सब, तुम अकेले होते तो हम कहते त्वम, तुम दोनों होते तो युवाम, तुम सब तो यूयम। यूयम, और ये फिर से लोट लकार का ही वाक्य आया, आज्ञा है लिखो। तो ये तीनों ही वाक्य जो है लोट लकार के ही आए हैं। तो तुम सब मने यूयम लिखो, लिख लिखतम लिखत, यूयम लिखत। क्या लिखो? श्लोक लिखो। तो श्लोक, श्लोक लिखो माने श्लोक को लिखो, है ना। श्लोकम, यूयम श्लोकम लिखत, तुम सब श्लोक लिखो। अब यूयम का मतलब होता है तुम सब, पर आप अनुवाद करते समय अगर सब के लिए एक सर्व शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो वो भी चलेगा। या तो आप लिखो केवल यूयम श्लोकम लिखत, या फिर यूयम सर्वे, तुम सब श्लोकम लिखत, श्लोक को लिखो। ये दोनों ही उत्तर सही होंगे और इस तरह से हमारा ये अनुवाद का प्रश्न भी हल हो गया है। चौथा प्रश्न, खंड ख रचनात्मक कार्यम का के तीनों प्रश्न हल हो गए हैं। अब अगले वीडियो में हम अनुप्रयुक्त व्याकरणम नाम का जो तीसरा खंड है उस तीसरे खंड को हल करेंगे। आशा है कि रचनात्मक कार्यम के अंतर्गत पत्र लेखनम, चित्र वर्णनम और संस्कृतेन अनुवाद के प्रश्न को हल करने के लिए इस वीडियो में बताई गई युक्तियां या ट्रिक्स आपने अच्छे से समझ ली होंगी और निश्चित रूप से उन ट्रिक्स का उपयोग करके आप इन तीनों प्रश्नों में 100% अंक प्राप्त करेंगे। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने अच्छे कमेंट्स दें और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, जो भी परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके साथ भी शेयर करें। भाई सबको अच्छे अंक मिलना चाहिए ना। बहुत जल्दी हम मिलते हैं इसी मॉडल पेपर के भाग 3 में, अर्थात खंड ग के अंतर्गत अनुप्रयुक्त व्याकरण के वीडियो के साथ। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।